हाय गाइज, आई एम प्रेरणा एंड वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और अब अपना ध्यान रख रहे हैं। तो आज का वीडियो है द मच अवेटेड क्वेश्चन एंड आंसर वीडियो। मुझे बहुत टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप Q&A वीडियो करो एंड आई थॉट व्हाट बेटर टाइम दैन दिस टू डू दिस वीडियो बिकॉज रिसेंटली बहुत सारे नए लोग इस चैनल से जुड़े हैं एंड आई थिंक दिस इज़ द परफेक्ट टाइम टू री इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। सो मैंने यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम दोनों जगह आपसे बोला था कि अपने क्वेश्चंस शेयर करो एंड oh my god, what an overwhelming response। मैं स्क्रॉल करती जा रही थी और क्वेश्चंस ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। आई थिंक क्लोज टू 200-250 क्वेश्चंस आए होंगे। ऑफ कोर्स मैं सबका आंसर तो नहीं दे सकती, पर मैंने क्या किया है, मेजॉरिटी टॉपिक्स जिन पर लोग क्वेश्चंस पूछ रहे थे मैंने उन टॉपिक्स को इस वीडियो में कवर किया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस Q&A वीडियो से मैक्सिमम लोगों को उनके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अगर नहीं मिले तो हम ये वीडियो फिर से करेंगे एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आई स्टार्ट विद अ बेसिक इंट्रोडक्शन। हाय, आई एम प्रेरणा, आई एम 29 ईयर्स ओल्ड एंड इस साल मैं 30 ईयर्स की हो जाऊंगी, विच इज़ नॉट अ हैप्पी फीलिंग कंसिडरिंग द फैक्ट कि हम घर पर फंसे हुए हैं। आई डोंट इवन थिंक इस साल किसी की भी उम्र बढ़नी चाहिए। एनीवे, मेरा बर्थडे 4 अगस्त को आता है विच मेक्स माई सन साइन लियो। आई हैव द टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लियो वुमन, जस्ट इन केस इफ़ यू आर इंक्लाइंड टू एस्ट्रोलॉजी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई लिव इन दिल्ली। मैं हमेशा से ही दिल्ली में रही हूँ, मैं यहीं पैदा हुई थी एंड मैंने मेजॉरिटी ऑफ माई लाइफ दिल्ली में ही काटी है। आफ्टर दैट मेरी शादी भी दिल्ली में ही हुई है। सो लाइक दिस सिटी रन्स इन माई ब्लड नाउ। Now I'll start taking up the questions. How did you manage to get admission to a fashion college after doing engineering? So for those of you who don't know, मैंने ग्रेजुएशन में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग पढ़ी है और मास्टर्स किया है मैंने फैशन मैनेजमेंट में फ्रॉम द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। उसमें मैंने शेयर करा था दैट व्हाट वर द रीजंस फॉर दिस स्विच और मैंने क्यों इंजीनियरिंग छोड़कर फैशन पढ़ने चली गई। कमिंग ऑन टू द क्वेश्चंस, तो मुझे वहाँ एडमिशन कैसे मिला। सो मैं उनकी वेबसाइट पर गई, मैंने वहाँ पे चेक करा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कहीं भी मेंशन नहीं था कि आपका बैकग्राउंड फैशन में होना चाहिए। सो दिस वाज लाइक अ विन विन सिचुएशन फॉर मी। मैं फॉर्म खरीद के लाई, मैंने रिटन टेस्ट दिया, उसके बाद मैंने GD इंटरव्यू सब कुछ क्लियर कर लिया और इस तरीके से मेरा एडमिशन हो गया उस कॉलेज में। फॉर दोज ऑफ यू जो जानना चाहते हैं कि GD इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आई विल हाईली रिकमेंड कि आप किसी कोचिंग सेंटर को अप्रोच करो, क्योंकि उनको लेटेस्ट फॉर्मेट में क्या चल रहा है उन चीज़ों का आइडिया होता है। द सिलेबस इज़ सो ईजी कि आसानी से पेपर क्लियर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज़, when you look back, do you feel switching from engineering to fashion was a good move and would you recommend it to anyone? ओके, तो इसका आंसर देने से पहले मैं आपको गुड मूव की डेफिनेशन अपनी आँखों में क्या है उसके बारे में बताना चाहती हूँ। तो मुझे लगता है ज़िंदगी में हर वो मूव गुड मूव है जिसने आपको खुशी दी है। इस मूव ने डेफिनेटली मुझे बहुत खुशी दी है। आई फील अगर मैं इंजीनियरिंग के बाद जॉब कर रही होती या मैंने M.Tech कर लिया होता तो शायद मैं अपनी लाइफ में इतनी खुश नहीं होती जितनी मैं अब भी खुश हूँ और जितना मैं कंटेंट फील करती हूँ। सो फॉर मी दिस वॉज डेफिनेटली अ गुड मूव। देन द सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन इज़, वुड यू रिकमेंड इट टू एनीवन? मैं इस टाइप की मूव सिर्फ उन लोगों को रेकमेंड करूँगी जो धक्के खाने को तैयार हैं। इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। आई विल एक्सप्लेन यू वाई। तो जब भी आप इस टाइप की एक अनकन्वेंशनल मूव लेते हो जिसमें आप एक फील्ड से स्विच कर कर बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हो, हर पड़ाव पर, हर मूव पर आपको लोग मिलेंगे जो आपको क्वेश्चन करेंगे आपने ये क्यों किया। शुरू होगा फैमिली से, फिर आप जब एंट्रेंस टेस्ट के लिए आप इंटरव्यू दोगे तब वहाँ पे पैनल आपसे पूछेगा। आपने वो भी क्लियर कर लिया, आपका कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा तो आपकी टीचर्स आपका बैकग्राउंड पूछेंगी, तब आप बताओगे, तब वो हैरान होकर आपसे सवाल पूछेंगी, क्लासमेट्स आपसे सवाल पूछेंगे। उसके बाद जब नौकरी लगनी होगी तब आपसे सवाल पूछा जाएगा। बहुत सारे लोग आपको कंफ्यूज्ड बुलाएंगे, आपको जज करेंगे। सो जब भी आप अनकन्वेंशनल मूव लोगे लाइफ में जो ट्रेडिशनली लोगों ने नहीं सुनी, आपको हमेशा क्वेश्चन किया जाएगा, आपको हमेशा जज किया जाएगा। आप वो सब बर्दाश्त करने को
तैयार हो वाइल बीइंग कॉन्फिडेंट एंड सिक्योर इन योर सेल्फ, सिर्फ तभी ये करना, नहीं तो आई डोंट थिंक इस टाइप की मूव इज़ for the weak-hearted. Moving on to the next question, and that is, could you elaborate on how you got a job in a fashion brand and what was your role there? तो मुझे फ़ैशन ब्रांड में नौकरी ऑनेस्टली बड़े धक्के खाकर मिली और मैं आपके साथ वो शेयर करती हूँ। सो जब आप कॉलेज से पास आउट होते हो, नौकरी लगने के 2 तरीके होते हैं। या तो कॉलेज के थ्रू आपकी प्लेसमेंट हो गई किसी फ़ैशन ब्रांड में, एंड सेकंड आप जहाँ इंटर्नशिप कर रहे थे वहीं आपकी नौकरी लग गई। सो मेरे साथ क्या हुआ कि कॉलेज के थ्रू मेरी जहाँ प्लेसमेंट लगी वो फ़ैशन ब्रांड नहीं था, वो एक कंसल्टिंग फर्म थी और उस समय मैं कंसल्टिंग में जाना नहीं चाहती थी। सो आई डिडंट टेक दैट ऑफर। मुझे लगा कोई बात नहीं, मैं इंडिविजुअली अप्लाई करूँगी, पक्का मुझे नौकरी मिल जाएगी, बिकॉज आई वॉज लाइक द गोल्ड मेडलिस्ट और मेरे काफ़ी अच्छे नंबर आए थे। बट ऐसा नहीं हुआ। 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, मुझे नहीं किसी फ़ैशन ब्रांड से कॉल आया। सो व्हाट आई डिड इज़ विद अ हेवी हार्ट मैंने एक मार्केटिंग एजेंसी ज्वाइन कर ली जो फ़ैशन से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं थी, बट वहाँ पे रोल बहुत अच्छा था और वो ऐसा रोल था जो मैं करना चाहती थी। सो आई वॉज़ लाइक ठीक है, अभी के लिए लेट्स गेट स्टार्टेड, इधर ज्वाइन कर लेते हैं, साइड बाय साइड में अप्लाई भी करती रहूँगी और जिस दिन नौकरी मिलेगी मैं छोड़ दूँगी। अब वहाँ ज्वाइन करे हुए 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, 10 महीने हो गए, मैं अप्लाई करती जा रही थी और कहीं भी मुझे नौकरी नहीं मिल रही थी। देन एक दिन मैं ऑफिस पहुँची और मैंने सोचा आज कुछ भी हो जाए, पूरा दिन मैं अप्लाई करूँगी, ए से शुरू करूँगी और जेड तक जितने फ़ैशन ब्रांड्स इंडिया में हैं मैं सब में अप्लाई करूँगी। एंड बस मैंने भगवान का नाम लिया और सोचा कि पक्का आज कुछ अच्छा होगा। मैंने ए से शुरू करा एंड आई थिंक बाय लंच टाइम मैं FGH इधर तक पहुंच गई थी। एंड राइट आफ्टर आई अप्लाइड मैं लंच ब्रेक के लिए अपनी सीट से चली गई एंड मुझे एक फ़ोन आया। शी सेड हाय, आई एम दिस फ्रॉम दिस ब्रांड और आपने अभी अभी रेज्यूमे हमारी वेबसाइट पर पोस्ट किया है। आई वॉज शॉक्ड, मतलब मुझे समझ नहीं आया कि ये कैसे हो गया। आई थिंक विद इन 5 मिनट्स मुझे कॉल आ गई वहाँ से एंड उन्होंने बोला कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, आप आ जाओ। सो मैं उनसे मिलने गई। रोल मेरी पसंद का नहीं था। उन्होंने मुझे ऑफ़र किया रोल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट टू द CEO और ना तो मेरी कोई क्वालिफ़िकेशन थी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट बनने की, ना मेरे पास एक्सपीरियंस था CEO को असिस्ट करने का। तो मैं तो कन्फ्यूज़ड हो गई कि इन्होंने मुझे क्यों बुलाया है। बट देन आई मेट द CEO और मैं बहुत इम्प्रेस हो गई उनसे मिलकर। मुझे ऐसा लगा अगर मैं उनके साथ 1 महीना भी काम कर लूँगी मैं बहुत सीखूँगी और फिर आगे देखा जाएगा। तो बस मैंने वो फ़ैशन ब्रांड ज्वाइन कर लिया। सो इनिशियली मेरा रोल था एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट टू द CEO और उस पोजीशन पर मैंने 9-10 महीने काम करा एंड आफ्टर दैट द CEO लेफ्ट द ऑर्गेनाइजेशन और फिर मैंने 2-2.5 साल बिजनेस डेवलपमेंट किया। तो ये सारी स्टोरी है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ how do you shoot your videos? Does your husband help you with the process of filming and editing the videos? Also, does your husband watch all your videos? Okay, so एक साथ बहुत सारे questions हैं। सबसे पहले how do you shoot your videos? मैं स्टैंड पर विच इज़ द ट्राईपॉड, मैं ट्राईपॉड पर कैमरा लगाती हूँ। मेरे सामने अभी माइक पड़ा है जो लैपटॉप से जुड़ा हुआ है और बस मैं कुर्सी पकड़कर बैठ जाती हूँ। इस तरीके से मैं वीडियो शूट करती हूँ। इसमें एज सच मुझे मेरे हस्बैंड की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि मुझे ही कैमरे के आगे बोलना है। जब मैं बाहर जाती हूँ कहीं और मैं वीडियो शूट करती हूँ, जैसे घर से बाहर निकलकर मैंने कोई आउटडोर शूट करी, तब मेरे हस्बैंड मेरी पिक्चर्स खींचते हैं और मेरे वीडियोज़ बनाते हैं। बट जो भी मैं घर में करती हूँ वो मैं खुद से ही कर लेती हूँ। देन द सेकेंड पार्ट इज़ दैट हाउ डू यू एडिट योर वीडियोज़। तो मैं कौन से सॉफ्टवेयर में एडिटिंग करती हूँ वो सब मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है। मैं कौन सा कैमरा लेंस यूज़ करती हूँ वो सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है। एडिटिंग मैं खुद करती हूँ। मेरे लिए एडिटिंग सीखना बिलीव मी इंजीनियरिंग की कॉम्प्लेक्स मैथ्स प्रॉब्लम के बराबर था। आई रिमेंबर पहले मुझे एक हफ़्ता 7-8 दिन लग जाते थे एक 5 मिनट के वीडियो को एडिट करने में, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आता था। जैसे ऐसा लगता था अरे अब क्या दब गया, ये क्या हो गया, मतलब लिटरली ऐसी हालत थी। एंड मैंने बहुत स्ट्रगल किया है एडिटिंग सीखने के लिए, बट उस समय ऐसा था
मैं बहुत इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहती थी इस बिज़नेस में, मुझे नहीं पता था कितनी आगे जाएगा, तो मैंने कोई एडिटर हायर नहीं करा। मैंने सोचा मैं खुद ही अपने वीडियोस एडिट कर लूँगी, देखते हैं क्या ऑडियंस का रिस्पॉन्स रहता है। तब से अब तक 2 साल हो गए हैं। अब मेरा हाथ काफ़ी अच्छा हो गया है, मैं अच्छे से एडिटिंग कर लेती हूँ। एडिटिंग सीखने के लिए यूट्यूब पर बहुत सारे ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं। मैं अगर इस तरीके से एडिटिंग करना सीख सकती हूँ तो आप भी सीख सकते हैं। Then the next part was, does your husband watch all your videos? तो मेरे हस्बैंड मेरे सारे वीडियोस देखते हैं, 200% कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखते हैं, एंड ही हैज़ रीच टू अ पॉइंट कि अब वो मुझे स्टाइलिंग एडवाइस देते हैं। मैं आपको इसका एग्जांपल बताती हूँ। मैंने सर्दियों में एक स्वेटर ख़रीदा, ऑनलाइन ऑर्डर किया था, एंड जैसे ही मैंने उसको ट्राई करा मुझे ऐसा लगा कि वो काफ़ी ढीला लग रहा है। मैंने बोला, वैभव ये स्वेटर ना शायद मैंने गलत ऑर्डर कर दिया, ये तो बहुत ढीला है। उनका रिप्लाई था, तो इसके ऊपर बेल्ट लगा लो ना, जैसे तुम अपने वीडियोस में लगाती हो। Moving on to the next question, and that is, how do you deal with hate comments online and still manage to stay motivated and positive? तो ये क्वेश्चन इंसिडेंटली बहुत सारे लोगों ने पूछा था। एज अ क्रिएटर आई फील नेगेटिव कमेंट्स 2 तरीके की होती हैं। एक कमेंट है कंस्ट्रक्टिव फीडबैक / कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, और एक कमेंट है हेट कमेंट। एज अ क्रिएटर मैंने हमेशा कोशिश करी है कि मैं कॉन्शियसली दोनों के बीच में डिफरेंस समझ पाऊँ और अननेसेसरी इमोशनल ना हो जाऊँ। सो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मैंने एक वीडियो बनाया था, इट इज़ कॉल्ड द सेजल कुमार क्लोथिंग लाइन। वो मेरा 51st वीडियो था, और उस समय मेरे पास कुछ 150 सब्सक्राइबर थे, तो मैं 50 वीडियो बना चुकी थी और मेरे सब्सक्राइबर थे 150। जब मैंने वो वीडियो पोस्ट करा, शाम तक वो वीडियो बहुत सारे लोगों ने देख लिया, और बहुत सारे लोगों का मतलब है कि पहले मेरे वीडियो 100 लोग देखते थे, 150 लोग देखते थे, और सडनली वो वीडियो 20-25 हज़ार लोगों ने देख लिया। मेरे लिए ये सब बहुत नया था कि इतने सारे लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं, इतनी सारी कमेंट्स आ रही हैं। आप आज भी उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाओगे तो आपको ज़्यादातर नेगेटिव कमेंट्स ही मिलेंगी। कोई ये लिख रहा था कि मैं किस तरीके से बात करती हूँ, कोई ये लिख रहा था कि मेरे वीडियो बहुत स्लो हैं, किसी ने ये भी लिखा कि ये लड़की इंग्लिश ऐसे बोलती है जैसे हिंदी बोल रही है, जिसका आई डोंट नो क्या मतलब है, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि लोगों ने मुझे इतना बैश करा था उस वीडियो में जिसकी कोई हद नहीं है। और उस दिन मुझे समझ आया कि कमेंट सेक्शन में जो हम एक दूसरे की कमेंट्स लाइक करते हैं एंड एवरीवन गैंगिंग अप ऑन द क्रिएटर, उस समय मुझे समझ आया वो कैसा लगता है। सो एनीवे, कमिंग ऑन टू द पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़, डिस्पाइट द फैक्ट कि उस वीडियो में मुझे बहुत सारी नेगेटिव कमेंट्स आई थी, बिलीव मी इट वॉज लाइक द टर्निंग पॉइंट ऑफ माई यूट्यूब जर्नी। जिन लोगों ने लिखा था कि मेरे वीडियो बहुत स्लो हैं, मैंने चेक करा कि क्यों वो ऐसा लिख रहे हैं, क्या रीज़न है कि मेरे वीडियोस लोगों को स्लो लग रहे हैं। और उससे मुझे पता चला कि मेरे वीडियो में एक्चुअली कोई टेक्निकल ग्लिच थी जिस वजह से मेरे वीडियोस स्लो हो रहे थे। तो मैंने उसको करेक्ट कर लिया। जिन लोगों को लग रहा था कि मेरी प्रोनाउंसिएशन और डिक्शन में प्रॉब्लम है, समवन रोट दैट आई ड्रैग माई वर्ड्स अ लॉट, तो मैंने उस पर काम करना शुरू कर दिया। ठीक है, आई करेक्टेड अ लॉट ऑफ थिंग्स इन माई वीडियो, और मुझे लगता है उसके बाद मेरे वीडियोस बहुत बेटर हो गए। सो इन कमेंट्स ने मुझे हेल्प करा ग्रो करने में। अब दूसरी तरीके की कमेंट होती हैं हेट कमेंट, और वो कमेंट का मैं एग्जाम्पल देती हूँ। मैंने एक वीडियो बनाया था टिप्स टू लुक क्लासी, आई थिंक 10 टिप्स टू लुक क्लासी, 20 टिप्स, कुछ इस तरीके से वीडियो बनाया था। उस पर किसी ने कमेंट लिखा, पहले खुद तो क्लासी बन फिर ये वीडियो बनाना। सो व्हेन यू रीड अ कमेंट लाइक दैट, इट इज़ नॉट देयर टू हेल्प यू। किसी के मन की गंदगी है जो वो आपके चैनल पर आके निकाल रहा है, और इस तरीके के लोगों की नॉनसेंस लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं बिना बुरा फील करे इन लोगों को ऑटोमेटिकली ब्लॉक कर देती हूँ चैनल से। इंस्टाग्राम हो तो मैं वहाँ से ब्लॉक कर देती हूँ, क्योंकि मेरे लिए ये चैनल मंदिर के बराबर है। दिस इज़ लाइक माई सेक्रेड स्पेस, एंड कोई आए यहाँ थूक कर चला जाए, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगी। सो ऐसी कोई भी कमेंट जो मैं देखती हूँ जो मुझे सिर्फ हर्ट करने के लिए लिखी गई है, मेरे बेटरमेंट के लिए नहीं लिखी गई, उस अकाउंट को ऑटोमेटिकली ब्लॉक कर देती हूँ चैनल से। एंड दिस इज़ हाउ आई हैव बीन ट्राइंग टू डील विद एवरीथिंग। ऑन अ साइड नोट, मुझे एक्चुअली इतनी हेट कमेंट्स आती नहीं है, एंड आई हैव
रियली रियली फाइन पीपल वॉचिंग माई वीडियोज़। मुझे जिस तरीके से कॉमेंट्स लिखी जाती हैं उसी से ही मुझे समझ आ जाता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो थैंक यू फॉर बीइंग देयर। Then next question is, you come across as a positive and confident person. Tell us how you dealt with acne as a teenager and what brought this amazing change in you. मैं सबसे पहले इस हिस्से का आंसर देती हूँ कि मैं पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट कैसे रह लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा से ही एक पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट लड़की थी। मैं जब 17 साल की थी तब मेरे पापा की डेथ हुई थी एंड अराउंड द सेम टाइम मेरा इंजीनियरिंग में भी एडमिशन हो गया था। मैं नई ज्वाइन करना चाहती थी, फिर भी मैं उस कॉलेज में जा रही थी। वी वर पैम्पर्ड किड्स, तो हम लोगों ने कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल नहीं करा था एंड दैट वाज लाइक द फर्स्ट टाइम आई वाज ट्रैवलिंग इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो मेरे लिए वो कल्चर शॉक था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था ये सब कुछ क्या हो रहा है, और मैं सिर्फ 17 साल की थी। तब मैं बहुत परेशान रहती थी, मैं बहुत नेगेटिव हो गई थी एंड आई रिमेंबर मैं हर बात के लिए भगवान को ब्लेम करती थी। आई यूज़ टू से कि पता नहीं हमने ऐसा क्या किया है जो भगवान हम लोगों के साथ ऐसा कर रहे हैं। आई वुड क्वेश्चन माई मदर, मैं उनसे भी पूछती थी लाइक ऐसा नहीं है मैं हमेशा पॉजिटिव थी। आई हैव बीन थ्रू दैट फेज ऑफ नेगेटिविटी एंड कंप्लेनिंग, क्रिपिंग अबाउट एवरीथिंग। बट ग्रेजुअली जब मैं और बड़ी हुई, 21-22 साल की हुई, मुझे रियलाइज़ हुआ कि 90% चीज़ें जो हमारी लाइफ में हो रही होती हैं वो हमारे एक्शंस की वजह से हो रही होती हैं। एंड एक बार हम ये कंप्लेनिंग और क्रिबिंग एटीट्यूड चेंज करेंगे, अपने आप हमारी लाइफ चेंज होने लग जाएगी। और मैंने उस दिन से एक ऑनेस्ट अटेम्प्ट किया कि मैं कम से कम कंप्लेन करूं, ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रहूं, क्योंकि मुझे पता है अब यही मेरी स्ट्रेंथ है। जब तक मैं पॉजिटिव हूँ मेरा काम सब कुछ अच्छा चलता रहेगा। जिस दिन मैं नेगेटिव फील करने लग गई, मैं लेट जाऊँगी, मैं सोती रहूँगी एंड यू नो आई विल गो इन टू दिस माइनर डिप्रेशन। सो आई हैव बीन देयर एंड ऐसा मत सोचना मैं हमेशा से ऐसी थी। देन द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन वॉज हाउ आई डेल्ट विद एक्ने एज अ टीनेजर, और एक्ने होने के बाद भी मैं कॉन्फिडेंट कैसे रहती थी। तो आजकल मैं एक बुक पढ़ रही हूँ, उसका नाम है गुड वाइब्स गुड लाइफ। इट इज़ बाय वेक्स किंग। वो बुक अब बस ख़त्म ही होने वाली है। उस बुक में एक चैप्टर था जिसमें राइटर ने लिखा है कि कई बार क्या होता है, अगर मम्मी अपने बच्चे के आगे हमेशा ये बोले मेरा बच्चा तो इंट्रोवर्ट है, ज़्यादा कुछ नहीं बोलता, शाय है, अपने में ही रहता है, तो कई बार ऐसा होता है चाहे वो बच्चा शाय हो या ना हो, वो इंट्रोवर्ट हो या ना हो, वो वैसा ही बनने लगता है और वो उसी बात को अपना सच मान लेता है। मेरे साथ इंसिडेंटली कुछ ऐसा ही हुआ। जब मैं अपनी मम्मी को बोलती थी कि कुछ करवा दो ट्रीटमेंट, तो मेरी मम्मी का रिएक्शन होता था अरे ये सब तो ठीक हो जाता है, मेरे भी थे, सब ठीक हो गया, ये टाइम है अपनी पर्सनैलिटी इम्प्रूव करने का, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, यू हैव टू बी बोल्ड। ग्रेजुअली ऐसा हुआ कि ये बात कहीं ना कहीं मेरी सच्चाई बन गई। इट इज़ लाइक मैं अपनी पर्सनैलिटी पे काम करने लग गई। हमेशा कॉन्फिडेंट फील करती थी, नहीं करती थी, मैं कॉन्फिडेंट एक्ट करने लग गई और अब कॉन्फिडेंट बिहेव करना हैज़ बिकम लाइक अ पार्ट ऑफ माई पर्सनैलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाई डू यू अपलोड जस्ट 1 वीडियो अ वीक? इज़ देयर समथिंग एल्स अदर दैन यूट्यूब दैट यू डू? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन बिकॉज आई फील किसी भी क्रिएटर के लिए इससे ज़्यादा बड़ी बात नहीं हो सकती कि उनकी ऑडियंस उनको और देखना चाहती है। सो लाइक दिस क्वेश्चन इज़ अ कॉम्प्लीमेंट फॉर मी, सो थैंक यू। कमिंग ऑन टू द क्वेश्चन कि मैं सिर्फ एक वीडियो क्यों डालती हूँ हफ्ते में। सो आई एम दैट पर्सन हु हैज़ ऑलवेज बिलीव्ड इन क्वालिटी ओवर क्वान्टिटी। जब मैं एक वीडियो पब्लिश करती हूँ मेरा आइडिया होता है कि वो 15-20 मिनट लोगों के बहुत अच्छे जाएं, वो कुछ सीख कर जाएं, उन्हें वीडियो मीनिंगफुल लगे, वो रिलेट कर पाएँ उस वीडियो से, मैं कम शब्दों में अपनी बात अच्छे से प्रेजेंट कर पाऊँ एंड इन जनरल वीडियो देखकर लोग खुश हों और कहें यार इस लड़की ने हमारा टाइम वेस्ट नहीं करा, काम की बात करी और हमें अच्छा महसूस करा कर चली गई। सो दिस इज़ द आइडिया बिहाइंड ऑल माई वीडियोज़। और जब भी आप ऐसा कुछ करना चाहते हो उन चीज़ों में टाइम लगता है, और स्पेशली टाइम तब और लगता है जब आप खुद अकेले कर रहे हो। तो मेरे पास अभी कोई एडिटर नहीं है, कोई वीडियो शूट करने के लिए एक्सटर्नल हेल्प नहीं है, कुछ नहीं है, मैं सब कुछ खुद कर रही हूँ। तो पहले 2 दिन तो मैं सिर्फ ये प्लान करती हूँ कि मैं वीडियो को कैसे स्ट्रक्चर करूँ, फिर एक दिन मैं शूट करती हूँ वीडियो, फिर 2 दिन मैं वीडियो एडिट करती हूँ। सो 5 दिन तो ऐसे ही हो गए।
और बचा एक दिन वो इंस्टाग्राम में चला जाता है, मैं इंस्टाग्राम के लिए पिक्चर्स क्लिक करती हूँ, इंस्टाग्राम पर मैं बहुत सारे डीएम्स का रिप्लाई करती हूँ. सो लाइक व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ दैट माई प्लेट इज़ ऑलरेडी फुल, बट येस I'll try to upload more videos. Then the next is how many siblings do you have? So I think आपको अब तक पता चल गया होगा, मैं घर में सबसे बड़ी हूँ, मेरी एक छोटी बहन है, मेरा एक छोटा भाई है, एंड उसके अलावा मेरी मम्मी है घर में, एंड my father passed away 12 years ago. Okay, so next question is tell us about your in-laws, how they reacted when they came to know about your YouTube channel. सो ये एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी है. जब मैंने ये चैनल शुरू किया था, मैंने इसके बारे में किसी को भी नहीं बताया था. सिर्फ एक मेरी मम्मी, भाई बहन और मेरे हस्बैंड, इन लोगों को पता था चैनल के बारे में. और इसमें कुछ ऐसा नहीं था कि मैं कुछ छुपा रही हूँ. मैंने किसी को सिर्फ इसीलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे पता था शुरू के मेरे 10-15 वीडियो बहुत ख़राब होने वाले हैं. और धीरे धीरे जब मेरे वीडियोस थोड़े इम्प्रूव हो जाएंगे, कुछ 100-200 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, तब मैं सबको बताऊंगी कि हाँ मेरा एक यूट्यूब चैनल है. तो मेरा ये प्लान था. वन डे माई मदर इन लॉ कॉल्ड एंड उनको आई थिंक किसी के थ्रू पता चल गया कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है, एंड उन्होंने मेरे वीडियोस पहले देख लिए एंड फिर मुझे कॉल करके कहती है कि प्रेरणा, मैंने तुम्हारा यूट्यूब चैनल देखा और वो बहुत अच्छा है, मैंने तो तुम्हारे 2-3 वीडियोस भी देखे, दे आर वेरी नाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड तुम बहुत अच्छा कर रही हो. सो यू नो व्हेन दिस हैपेंड मैं बिल्कुल शॉक हो गई क्योंकि मैं ऑनेस्टली एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी. एंड उस पॉइंट पे मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि कई बार अगर चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड ना भी हों तो हम अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेट कर देते हैं. दिस वॉज माई बिग लर्निंग फ्रॉम दैट इंसिडेंट, एंड लाइक आई एम सो ग्रेटफुल कि उनको मेरे चैनल से कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड दे रियली लाइक माई वीडियोज़. हैविंग सेड दैट, मैं एक और बात कहना चाहती हूँ. आई एम श्योर मेरे जैसी किस्मत सबकी नहीं होगी कि उनकी फैमिली भी उनको सपोर्ट करे. उस केस में मैं आपको अगेन अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि एक बार जब इंसान सक्सेसफुल हो जाता है, वो कुछ बन जाता है, तो अपने आप सब कुछ ठीक हो जाता है. मत डरो, आज आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, बाद में जब सक्सेस मिलेगी सब चीज़ों का आंसर मिल जाएगा. Then the next question is, how was it adjusting to different culture after marriage and what are the struggles? So for those of you who don't know, मैं पंजाबी हूँ और मेरे हस्बैंड पहाड़ी हैं. So intercaste marriage थी. And how was it adjusting to a different culture? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बता दूं कि मेरे लिए एज सच कल्चर शॉक नहीं था, बिकॉज मेरे इन लॉज भी काफ़ी टाइम से दिल्ली में ही हैं. मेरे हस्बैंड तो दिल्ली में ही पैदा हुए थे. सो आई फील लाइक दिल्ली में रहकर सब थोड़े से लिबरल हो जाते हैं. आई थिंक पंजाब में रहने वाले पंजाबी और दिल्ली में रहने वाले पंजाबियों में फ़र्क है, एंड सेम गोज़ आई थिंक फॉर एवरी अदर कास्ट. सो मेरे लिए एज सच बहुत ज़्यादा मुझे डिफरेंस फील नहीं हुआ. एंड मेरे इन लॉज लिबरल हैं, दे आर नॉट लाइक कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है कि ऐसा ही करना है वैसा ही करना है. देन द नेक्स्ट इज व्हाट डज योर हस्बैंड डू एंड टेल योर लव स्टोरी. माई हस्बैंड इज़ इन अ रेगुलर 9 to 5 जॉब, एक्सेप्ट द फैक्ट कि वो 5 बजे ख़त्म नहीं होती, वो 9 बजे ख़त्म होती है. सो ही इज़ लाइक वर्किंग 12 hours a day और काफ़ी हेक्टिक जॉब है उनकी. अपार्ट फ्रॉम दैट, he is the major investor in this channel. He's my photographer. Tell us about your love story. So मैं और मेरे हस्बैंड मिले थे 2014 में, 2014 में हम मिले थे. मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि मुझे पहली नौकरी बहुत मुश्किल से मिली. मुझे जब फैशन ब्रांड में नौकरी नहीं मिल रही थी तो मैंने एक मार्केटिंग एजेंसी ज्वाइन कर ली और ये सोचा कि इसमें टाइम काट लेते हैं जब तक फैशन ब्रांड में नौकरी नहीं मिलती. सो आप इसको किस्मत कहो, जो भी कहो, एग्जैक्टली उसी जगह मुझे मेरे हस्बैंड मिले. वो उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे एंड मैं तो फ्रेशर थी एंड ही वॉज क्वाइट सीनियर इन दैट ऑर्गेनाइजेशन. तो हम लोगों के बात करने का कोई मतलब नहीं था क्योंकि हमारी टीम्स भी बहुत अलग थी. बट एक कॉमन पॉइंट था एंड दैट वाज कि हम एक ही कार में ट्रैवल करते थे फ्रॉम वर्क टू होम. लाइक ही यूज्ड टू लिव क्लोज टू माई एरिया.
So because of the fact that we would travel together, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया. He would ask that I'm from which college, and फिर मैं बताती थी मैं फैशन कॉलेज से हूँ. Then he would ask the same question, what are you doing here? So इस तरीके से हमने बात करनी शुरू करी. And since he is more experienced than I am, तो मैं ये सोच कर बात करती थी कि you know this person can help me get out of this situation, maybe he can help me get connected to someone, और मेरी कहीं नौकरी लग जाए. Like मैं इस thought process से उनसे बात करती थी. एंड एक और बात बताती हूँ. सो फन फैक्ट, व्हेन आई स्टार्टेड टॉकिंग टू हिम, मैंने खुद को ये बोला था, दिस गाय इज नॉट माई टाइप. लाइक सीरियसली मैंने ऐसे ही बोला था. सो व्हेन यू लुक एट द बोथ ऑफ अस, वी लुक सो डिफरेंट ऑन द एक्सटीरियर. Like he's a geek, he's a nerd for numbers, he loves maths, and he's this simple classic man. Me on the other side, I hate numbers, I hate maths, I love fashion. But क्या हुआ कि जैसे जैसे मैं और बात करने लग गई, मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ दैट हम लोग एक्सटीरियर में अलग दिखते हैं, बट एक्चुअली में ऑन द इंटीरियर वी आर प्रिटी मच द सेम. सो कैसे हमारा वैल्यू सिस्टम, हम किन चीज़ों के लिए फ़ील करते हैं, आर बिलीफ सिस्टम, हमारी क्या हॉबीज़ हैं, हमें क्या चीज़ें पसंद है, लाइक ये सब चीज़ें हमारी इतनी सिमिलर थी कि हम शॉक हो जाते थे. सो आई वॉज ब्लोन अवे विद द सिमिलैरिटीज़. एनीवेज, हैविंग सेड दैट, वहाँ तक सब ठीक था. मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था कि शादी करनी है, समथिंग लाइक दैट. लाइक वी यूज्ड टू टॉक कैजुअली. बट व्हाट हैपेंड, जब मुझे कॉल आई फैशन ब्रांड से ज्वाइन करने के लिए एंड उन्होंने पोजीशन ऑफर करी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट टू द CEO, तो मेरे लिए वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड पोजीशन थी क्योंकि मैं फ्रेशर थी, मुझे ज़्यादा कुछ आता नहीं था, और CEO के ऑफिस में मैं मेल्स हैंडल कर रही हूँ. कभी कभी वो मुझे रिपोर्ट्स दे देते थे एनालाइज करने के लिए. आई वॉज ऑनेस्टली स्ट्रगलिंग. एंड उस समय मेरे हस्बैंड ने मेरी बहुत हेल्प करी. ही एक्चुअली हेल्प्ड मी अंडरस्टैंड नंबर्स, रिपोर्ट्स. सो मेरे लिए वो टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि रिलेशनशिप का ये भी एक पार्ट हो सकता है. मैं सिर्फ यही सोचकर खुश होती थी दैट आई हैव समवन हु इज़ देयर टू सपोर्ट मी. कभी मुझे हेल्प चाहिए होगी, ही विल ऑलवेज बी देयर. सो मेरे लिए दैट वाज इट. उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं सोचा एंड आई डिसाइडेड दैट आई वांट टू गेट मैरिड टू हिम. बट आई एम श्योर मेरे हस्बैंड की साइड से कुछ और कहानी होगी. मे बी आई ट्राई टू गेट हिम ऑन दिस चैनल सम डे, और तब हम उनके मुँह से सुनेंगे. And now next is the last question, and that is, how do you manage your finances and how much do you earn from YouTube? इसका आंसर थोड़ा सा शॉकिंग होगा सबके लिए. मेरी अर्निंग्स यूट्यूब से ज़ीरो हैं. यस, ज़ीरो है मेरी अर्निंग्स. मैंने 2 साल में 1 रुपया भी यूट्यूब से नहीं कमाया है, और इसका रीज़न ये है कि मेरा अकाउंट कोई टेक्निकल एरर में फंसा हुआ है, कुछ अप्रूव नहीं हो रहा, जिस वजह से यूट्यूब दिखाता है कि मेरी इतनी अर्निंग है, बट मेरे बैंक अकाउंट में अभी तक कुछ आया नहीं है. दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो गाइज. आई होप आप पक्के ना हो मेरी कहानियाँ सुनकर, आपको ये वीडियो देखकर अच्छा लगा हो. ऑफकोर्स अच्छा लगा तो थम्स अप देना. मैंने मैक्सिमम लोगों के क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करी है, फिर भी आई एम श्योर बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन रह गए हैं. मैं एक और बार Q&A करूँगी. आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्या आप फिर से चाहते हो मैं Q&A करूँ. और थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज. आप अपना ध्यान रखना. बाय.